चलिए ध्यान दीजिए इधर बेटा। पिछले लेक्चर में अगर आपको याद होगा, हम लोग ने ग्रेविटेशन चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट देखे थे। हम लोग ने ये देखा था किस तरह से सालों से लोग प्लैनेटरी सिस्टम को या स्पेस को समझने की कोशिश कर रहे थे। हमने देखा शुरू में चलती थी जियोसेंट्रिक थ्योरी, जिसमें ये कहा जाता था कि अर्थ जो है वो पूरे यूनिवर्स का सेंटर है और सब कुछ उसके तरफ रिवॉल्व होता है। बाद पता चला कि ये तो बिल्कुल गलत बात है। फिर बाद में हेलियोसेंट्रिक थ्योरी आई, जिसमें ये कहा गया कि सन जो है पूरे यूनिवर्स का सेंटर है, सब कुछ उसके तरफ रिवॉल्व करता है। आज के तारीख में हम लोग जानते हैं कि ये भी गलत है पूरी तरह से, है ना। सन जो है पूरे यूनिवर्स का सेंटर नहीं है। यूनिवर्स का सेंटर अभी हम लोग डिटरमाइन कर ही नहीं सकते। हाँ, मगर इतना कह सकते हैं कि सन जो है वो खुद रिवॉल्व करता है अराउंड द सेंटर ऑफ गैलेक्सीज। खैर चलो, हमारे को तो सिर्फ हमारे सोलार सिस्टम से रिलेटेड हमको स्टडी करना है फिलहाल। अभी इतना डिटेल में हमें जाना नहीं है, हमको सिर्फ अपने सोलार सिस्टम को स्टडी करना है, जिसमें सूरज है एक और उसमें जो प्लैनेट्स है वो जो सब रिवॉल्व हो रहे हैं वो। तो ऐसा है कि पहले तो ये माना गया जब हेलियोसेंट्रिक थ्योरी आई कि चलो ठीक है, सन यूनिवर्स का सेंटर, या चलो ठीक है हमारे सोलार सिस्टम का सेंटर, और सब कुछ उसके अतराफ जो है रिवॉल्व कर रहा है इन सर्क्यूलर ऑर्बिट, है ना। अगर सोलार सिस्टम के कहा जाए तो ये बात आधी सच है। ये बात सच है कि सोलार सिस्टम का सेंटर तो हमारा सन है, सोलार सिस्टम का सेंटर सन है, मगर सारे प्लैनेट्स उसके अतराफ सर्क्यूलर ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर रहे, वो रिवॉल्व करते हैं इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, है ना। तो अब अगर मैं कहूँगा इसमें ऑन दैट बेसिस केपलर के 3 लॉ हमारे सामने आते हैं, तो जिसमें सबसे पहला आता है केपलर्स फर्स्ट लॉ, जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, तो देखिए बेटा, फास्ट मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके, क्योंकि ये बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत चैप्टर भी बहुत वास्ट है, तो ध्यान दीजिएगा, पूरा फोकस इधर, किसी भी की भी मुझे बात करते हुए आवाज नहीं आना। तो देखो क्या कहता है पहला लॉ, तो ये कहता है ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन in an elliptical orbit with sun at one of the two focus। तो सारे के सारे प्लैनेट सन के अतराफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं इस तरह से कि सन जो है उस इलिप्टिकल ऑर्बिट के किसी एक फोकस पे होगा। तो अगर मैं कहूं कि चलो ठीक है, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है हमारे, कहा जाएगा प्लैनेट्स का, तो फिलहाल हमारा सन, जैसे अगर ये फोकस है, ये वाला पॉइंट और ये वाला फोकस है, तो इनमें किसी एक पॉइंट पे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर है ना, हमारा जो सन है वो फिलहाल इमेजिन करो हम यहाँ पर है, द सन इज दिस पॉइंट, और हम ये देखते हैं कि हमारा जो प्लैनेट है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे रिवॉल्व करता रहता है इसके अतराफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में। आई बात समझ में आपको? ठीक है, इस ऑर्बिट में ये जो डिस्टेंस होता है आपका, इसे कहते हैं आप सेमी मेजर एक्सिस। इसे क्या कहते हैं बेटा? सेमी मेजर एक्सिस। और इस पार्ट को बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। इसको क्या कहते हैं? सेमी माइनर एक्सिस। इस पर्टिकुलर पॉइंट को कहा जाता है एपोजी या एपोहीलियन। एपहीलियन है शायद से, आई एम मिस्टेकन, एपहीलियन। और ये पार्ट को कहा जाता है पेरीजी या फिर कहेंगे पेरीहीलियन। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन की पहले की पुरानी बात, आज की बात बोल सकते हैं हम, कुछ यहां पर है अभी फिलहाल, है ना। अभी हम लोग शायद यहां पर कहीं तो भी है अराउंड, क्योंकि अभी सबसे छोटा दिन, सबसे लंबी रात अभी गुजरी है ना, 21 ऑफ दिसंबर एंड 22 ऑफ दिसंबर जो हम लोग कहते हैं। तो अभी हम लोग यहीं कहीं आसपास अभी फिलहाल यहाँ हैं। तो देखो यहाँ पे जब वो सबसे दूर होता है, प्लैनेट सबसे हमारा दूर होता है, उस वक्त कहा जाता है कि भैया ये एपोजी पे है और यहाँ पर उसको कुछ
विंटर सोलिस्टिस ऐसा कुछ तो भी इसका नाम बोला जाता है। और यहाँ इस सिचुएशन में हम कहते हैं कि दिन सबसे आपका छोटा होता है, रात सबसे बड़ी होती है। और जब वो घूम फिर के यहाँ पर आता है इस सिचुएशन में यहाँ पर, तो ये सबसे नज़दीक होता है आपके सन के, काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है इस वक्त, है ना। 21 एंड 22 ऑफ जुलाई आई थिंक इस तरह सा कोई डेट है। तो वहाँ पर हम कहते हैं कि दिन सबसे बड़ा होता है, रात सबसे छोटी होती है इस जगह पे, है ना। तो ये बात की जा रही है इक्वेटर के लिए, ख़ासतौर से इक्वेटर वाले पार्ट के लिए बात की जा रही है ना। क्योंकि थोड़ा सा मामला क्या है, हमारा अर्थ भी ऐसा टिल्टेड है ना, एग्जैक्ट ऐसा नहीं है अर्थ हमारा, थोड़ा सा टिल्टेड है, टिल्टेड होकर रोटेट करता है, तो उसकी वजह से ये चीज़ों पे भी थोड़ा बहुत असर पड़ ही जाता है। खैर, तो हम लोग ने देखा कि ये जो दो पार्ट है, ये जो ऑर्बिट को देखे हमने इलिप्टिकल है, और ऑर्बिट के अंदर जो ये पार्ट होते हैं उसको आपके क्या कहता है, सेमी मेजर एक्सिस, इसे क्या कहते हैं, सेमी माइनर एक्सिस। जो आपके प्लैनेट का सबसे दूर वाला जो डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं, एपोजी या एपीलियन, और इसको क्या कहते हैं, पेरिजी या पेरिहीलियन। पास से पेरिजी, पास से पेरिहीलियन, ऐसा याद रख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये था हमारा पहला स्टेटमेंट। ठीक है, और यहां पर जो है, जो कॉपरनिकस ने जो ये आपका डेरिवेशन दिया था बोलते, तो ये जो डेरिवेशन कॉपरनिकस ने दिया था वो सर्कुलर ऑर्बिट के लिए था। बाद में केपलर ने इसको मॉडिफाई करके उन्होंने उसको इलिप्टिकल ऑर्बिट का बनाए थे। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे हमारे सेकंड वाले पे, केपलर्स सेकंड लॉ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ एरिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ एरिया। तो ये क्या कहता है, तो ये कहता है लाइन ड्रॉन फ्रॉम सन टू प्लैनेट covers equal area in equal interval of time. Equal interval of time. Line drawn from sun to planet covers equal area in equal interval of time. तो हम कहेंगे कि अगर मैं इमेजिन करूं कि ये मेरे पास मेरा अगेन फिर से वही प्लैनेटरी ऑर्बिट है, थोड़ा सा इलिप्टिकल इन शेप का, यहां कहीं तो भी मेरा यहां पर सन है, इस तरह से यहां कहीं तो भी सिचुएटेड है सन। फिलहाल प्लैनेट ए पोजीशन पे है, कुछ वक्त बाद, मान लो टाइम डेल्टा टी के बाद, वो आने वाला है बी पोजीशन पे। ठीक है, फिर आएगा वो कभी ना कभी सी पोजीशन पे, और कभी ना कभी वो आएगा डी पोजीशन पे। अब देखो बेटा, यहां पे ऐसा है कि अगर मैं देखूं, ये आपने एक स्ट्रेट लाइन बनाए जो कहां से कहां कनेक्ट करता है, वो सन से प्लैनेट पे। तो मैं ये देखता हूं कि जब वो यहां से यहां जाता है, तो ये जो एरिया आपका कवर्ड है, ये दिख रहा है आपको, एरिया कवर्ड बाय लाइन ड्रॉन फ्रॉम सन टू प्लैनेट, ये जो एरिया कवर कर रहा है डेल्टा ए, मान लो डेल्टा A1, और ये मान लो डेल्टा T1 टाइम। और इसी तरह से जब C से D पे आएगा, तो मैं कहूँगा कि भैया ये होगा यहाँ से यहाँ पर आने के लिए जो टाइम लगेगा, मान लीजिए डेल्टा T2, और ये एरिया जो होगा डेल्टा A2 होगा। तो ये क्या कहता है कि भाई देखो, अगर इफ डेल्टा T1 इज इक्वल्स टू डेल्टा T2, then delta A1 is also equals to delta A2. Delta A1 is also equals to delta A2. या फिर इसी चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि डेल्टा A1 अपॉन डेल्टा T1 इज इक्वल्स टू डेल्टा A2 अपॉन डेल्टा T2, जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा A अपॉन डेल्टा T जो है ये आपका कांस्टेंट है। डेल्टा A अपॉन डेल्टा T क्या है, कांस्टेंट है। तो ऑन दैट बेसिस, इस इक्वेशन के बेसिस पे
इस स्टेटमेंट को एक और तरीके से लिखा जा सकता है। बोले क्या तरीके से? मैं ये कह सकता हूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमेशा कांस्टेंट होता है। अब देखो एक बात बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको क्या कहते थे? लीनियर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहते थे? एंगुलर वेलोसिटी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इसको कहते हैं एरियल वेलोसिटी। तो अब इस पर से मैं एक स्टेटमेंट बनता है यहां पर, हेंस एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट always remains constant, always remains constant। तो ये इसी स्टेटमेंट का एक और रूप है कि एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। कपड़ा कहाँ गया पहुंचने का? ये नीचे, थैंक यू। आई थिंक फर्स्ट लॉ सभी का हो चुका होगा। अब देखो भाई, बात ऐसी है कि हम लोग कहेंगे यहां पे कि ये जो आपको एरिया ऑफ सेक्टर नजर आ रहा है, आपको ये एलिप्स का ये हिस्सा, अगर इस एरिया ऑफ सेक्टर को मैं कैलकुलेट करूं तो मैं इसको ऐसा कैलकुलेट कर सकता हूं, डी ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर इंटू ये मल्टीप्लाई बाय ए से ली के बी तक का डिस्टेंस। आर बोले तो ये रेडियस या डिस्टेंस बोल सकते हैं आप यहां से यहां तक। तो अगर मुझे इस एरिया ऑफ सेक्टर को डिटरमाइन करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, हाफ ऑफ आर मल्टीप्लाई बाय ये यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस बोल सकता हूं मैं। मान लो थोड़ी देर के लिए x है। अब अगर मैं कहूं कि यहां पर जो प्लैनेट जब जा रहा था a से b पर, तब उसकी एवरेज स्पीड कितनी थी? v थी। एवरेज स्पीड कितनी थी? v थी। तो क्या मैं उसको वेलोसिटी इंटू टाइम बोल सकता हूं या स्पीड इंटू टाइम बोल सकता हूं, डिस्टेंस कवर्ड को? अरे भाई मुझे एक बात बताओ, स्पीड आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, हाँ या ना? तो डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं आप? स्पीड इंटू टाइम लिख सकते कि नहीं लिख सकते, है ना? मैंने कहा कि यहां पर ये जो तुमको शेडेड रीजन नजर आ रहा ना, ये शेडेड रीजन क्या है? तो बोले वो इलिप्स का एक छोटा सा एरिया है, सेक्टर का वो छोटा सा एरिया है। तो ये जो फॉर्मूला होता है उस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए वो क्या होता है? हाफ ऑफ आर इंटू एक्स। हाफ ऑफ आर इंटू एक्स बोले तो क्या है? ए से लेके बी तक का डिस्टेंस। ये एक्स, ये आपका ए से लेके बी तक का डिस्टेंस है। अच्छा चलो मान लिया, मगर एक्स तो है प्लैनेट का डिस्टेंस कवर्ड। एक्स क्या है? प्लैनेट का डिस्टेंस कवर्ड है। अगर एक्स प्लैनेट का डिस्टेंस कवर्ड है कि भैया प्लैनेट ए से बी पे गया तो डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा? एक्स होगा। तो भैया क्या मैं एक्स को, डिस्टेंस को स्पीड इंटू टाइम नहीं लिख सकता? बोले बिल्कुल लिख सकते। मान लो कि यहां से यहां जब ए से बी पर गया, तो जब वो ए से बी पे गया तब उसकी एवरेज स्पीड क्या थी? v थी। और टाइम कितना लगा? डेल्टा टी लगा। तो यानी कि आप x की जगह v इंटू डेल्टा टी लिख सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो एरिया ऑफ सेक्टर को, एरिया ऑफ सेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं? हाफ ऑफ क्या लिखा था मैंने फॉर्मूला? हाफ ऑफ r इंटू एक्स लिखना था मुझे, तो x की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? v इंटू डेल्टा टी। तो दैट्स वाई ये फॉर्मूला ऐसा बच जाएगा, हाफ ऑफ r v इंटू डेल्टा टी। तो ये मेरे पास एरिया ऑफ दैट शेडेड रीजन का फॉर्मूला है। ये एक ही बार इस्तेमाल होता है यहां पर, सिर्फ इसी चैप्टर में ये एक ही बार इस्तेमाल हुआ है। तो उसको बस आप डायरेक्टली भी याद रख सकते कि भाई शेडेड रीजन का जो एरिया है ये फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। ओके चलो मान लिया। तो फिर मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर डी ए अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी, सॉरी डी ए अपॉन डी टी बोलो। अच्छा यहां पर डी ले लिया ना मैंने, अच्छा ठीक है, तो फिर यहां पर भी डी लेना पड़ेगा। अगर यहां डेल्टा ए लिख रहे तो यहां डेल्टा टी लिखो, यहां डी ए लिख रहे तो यहां पर डी टी लिखो। तो डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते? हाफ ऑफ आर इंटू वी। बोले हाँ मैं तो लिख सकता हाफ ऑफ आर इंटू वी, ये मैं लिख सकता हूं। तो देखो यहां पर मैं और भी कुछ उसमें क्या कह सकते, चेंजेस आ सकते हैं। तो मैं बोल सकता हूं सिंस v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, तो मैं बोलूंगा कि देयरफॉर एरियल वेलोसिटी या डी ए अपॉन डी टी का फॉर्मूला ऐसा भी हो सकता है, v की जगह आर इंटू ओमेगा डालो, हाफ ऑफ आर स्क्वायर इंटू ओमेगा या ओमेगा आर स्क्वायर।
तो ये मेरे पास dA/dt का फॉर्मूला आ जाएगा। दूसरा इक्वेशन नंबर 2 पकड़ लो इसको, है ना, ये भी, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो और इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। तो इस तरह से हमारे पास कुछ फॉर्मूले बनते हैं। अब देखो बेटा, बात ऐसी है, अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करता हूं और डिवाइड भी करता हूं m के साथ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इक्वेशन 2 बाय m, किसके साथ बेटा, m के साथ, तो ये इक्वेशन ऐसा बनेगा, देयरफॉर dA/dt इज इक्वल टू हाफ ऑफ mVr/m, mVr/m। देखो ये ऊपर m नहीं है ना, तो मैंने क्या करा, जबरदस्ती m से उसको मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब ये मल्टीप्लाई करने से फायदा क्या हुआ, तुम कुछ गौर से देखो, क्या नजर आया, एंगुलर मोमेंटम, कि भैया ये एंगुलर मोमेंटम जो रहेगा, है ना, L, इसको यहां फॉर्मूला बन जाता है। तो मैं यहां लिख सकता हूं therefore dA/dt इज इक्वल्स टू, आप लिख सकते हैं L/2m। तो मेरे पास रेट समझ में आया कि एरियल वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका ये एक और फॉर्मूला आता है। आप चाहे तो उसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना, dA/dt इज इक्वल्स टू L/2m। दैट इज, मैं ये लिख सकता हूं कि L/2m जो है वो कांस्टेंट है। बोले ये कहां से टपका तुमने, अब ये कहां से बोले कि ये कांस्टेंट है? अरे भाई, शुरू में अपन ने क्या बोले कि ΔA/ΔT कांस्टेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या है, कांस्टेंट है। और dA/dt भी मतलब वही होता, बस ये बड़ा चेंज होता, ये स्मॉल चेंज होता। तो बोले जब आपका ΔA/ΔT या dA/dt अगर कांस्टेंट है, तो अगर ये चीज कांस्टेंट है, LHS कांस्टेंट है, तो RHS को तो कांस्टेंट होना ही पड़ेगा। अब अगर ऐसी बात है तो मैं यहां लिख सकता हूं वेक्टर L ये भी कांस्टेंट है। बोले वेक्टर L ये भी कांस्टेंट है, बोले अब ये क्यों कांस्टेंट आ रहा? अरे भाई ये जो m क्या है देखना, तो बोले वो तो मास ऑफ प्लेनेट है। तो तुम वही मुझे बताओ, सोलार सिस्टम में प्लेनेट का मास बदलते रहता क्या? अपना अर्थ बोले पहले कुछ जमाने में पहले बोले 6400 किलोग्राम था, कल 6400 मान लो XYZ वैल्यू का था, आज उसकी वैल्यू कम हो गई। बोले ऐसा होता है क्या? नहीं, चेंजेस आते, मगर वो चेंजेस आने को कई साल लगते, लाखों साल लगते हो, है ना। वो एक आध एस्टेरॉयड आके टकराएगा, वो होगा, वो भी छटाक भर का एस्टेरॉयड आके टकराएगा, वो अलग चीज है। मगर अगर बाहर से कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट आके टकरा नहीं रहा है हमारे अर्थ के साथ, तो क्या हमारे अर्थ का मास बदलते रहेगा क्या? नहीं, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, है ना। तो भैया ये तो चीज पैदा ही कांस्टेंट हुआ था, और 2 भी कांस्टेंट ये नंबर है, तो बचा कौन फिर? L। तो भाई L भी हमारा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पता चला है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। देयरफॉर वी कैन से दैट ऑर्बिटल एंगुलर momentum of the planet is always constant. Orbital angular momentum of the planet is always constant. ये इधर का हो गया, राइट साइड का स्टेटमेंट सभी का हो गया। डायग्राम वायग्राम सब हो गया। हाँ, तो देखो अगर ऐसी बात है कि किसी हमेशा एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट जो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो फिर मैं बोलूंगा एट एनी टू पोजीशंस, कोई भी 2 पोजीशंस की अगर मैं बात करूं, तो कोई भी 2 पोजीशंस का जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा वो कैसा रहेगा बेटा? सेम रहेगा। कोई भी 2 पोजीशन का एंगुलर मोमेंटम कैसा रहेगा? सेम रहेगा। और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr, तो mv1r1 इज इक्वल टू mv2r2। तो बोलेंगे सर ये आपने m के को 1 और 2 क्यों नहीं लगाया? अरे बेटा m बोले तो मास ऑफ प्लैनेट है। प्लैनेट अपनी जब पोजीशन बदलता है तो उसका जो मास है वो थोड़ी बदलता
है ना। जब वो ऑर्बिट में यहाँ था तब जो मास था वही ऑर्बिट मास होगा जो ऑर्बिट में यहाँ आने पे होगा, तो इसीलिए। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। तो ये m और m क्या हुआ, कैंसर। इसका मतलब ये हुआ कि v1 और r1 इज इक्वल टू v2 r2 होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि देयरफॉर v इंटू आर ये क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। v इंटू आर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना। v और r का प्रोडक्ट क्या है, बार बार सेम आ रहा ना कोई भी, तो v और क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मीनिंग क्या है भैया, बहुत जबरदस्त मीनिंग आने वाला है। देखो फिर मैं कह सकता हूं v इंटू कॉन्स्टेंट अपॉन r, दैट इज v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। बोले v जो है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r रहेगा। बोले इससे क्या साबित हो रहा, इससे ये साबित हो रहा जहां डिस्टेंस ज्यादा तो वहां प्लैनेट की स्पीड कम हो जाती है। जहां डिस्टेंस ज्यादा वहां प्लैनेट की स्पीड कम हो जाती है, और जहां डिस्टेंस कम वहां प्लैनेट की स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे ज्यादा डिस्टेंस क्या होता है प्लैनेट का, एपोजी, है ना। और सबसे कम डिस्टेंस क्या होता है, पेरिजी। तो मैं ये जानता हूं, इसी के आगे आप कंटिन्यू करेंगे, सिंस आप ये बात जानते हैं कि आर ए इज ग्रेटर देन आर पी, एपोजी का डिस्टेंस ज्यादा होता है पेरिजी के डिस्टेंस से, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि स्पीड एट एपोजी इज लेस देन स्पीड एट पेरिजी। मतलब क्या हुआ, जब हमारा प्लैनेट एपोजी पे होता है, जब हमारा प्लैनेट एपोजी पे होता है तो वो आराम आराम से जाता है ना, और जब वो पेरिजी पे होता है तो वो स्पीड बढ़ा देता है। अच्छा मैं बोलूंगा फिर ऐसी कौन कौन सी चीज है जो सिर्फ मास और स्पीड पे डिपेंड करती है किसी भी ऑब्जेक्ट के। ऐसी कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के सिर्फ मास पर और स्पीड पर डिपेंड करता है। बोलो, आप इतने सारे फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ चुके हो, शुरू से देखो क्या क्या पढ़ चुके आप। आपने है ना एक्सेलरेशन पढ़े, डिस्प्लेसमेंट पढ़े, आपने फिर बाद में फोर्स पढ़े, आपने एक्सेलरेशन, बहुत सारी चीज़ें पढ़े, एनर्जी मैनर्जी सब पढ़, एनर्जी नहीं पढ़े मगर फिर भी बहुत सारी चीज़ें पढ़े। तो मुझे एक बात बताइए, ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। पहला तो लीनियर मोमेंटम, दूसरा काइनेटिक एनर्जी। पहला तो लीनियर मोमेंटम, दूसरा काइनेटिक एनर्जी। तो एक बात याद रखना कि मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम एट एपोजी, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम एट एपोजी इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम एट पेरिजी। मास तो रहेगा कांस्टेंट, अरे भाई मास तो क्या है, कांस्टेंट है। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, mv। मास तो क्या है, कांस्टेंट। तो लीनियर मोमेंटम की वैल्यू डिपेंड किस पे कर रही है, वेलोसिटी, सिर्फ वेलोसिटी पे। तो मैं बोलूंगा देख भाई, सबसे ज्यादा वेलोसिटी जहां, वहां सबसे ज्यादा लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, सबसे कम वेलोसिटी जहां, वहां सबसे कम है ना आपके लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। फिर मैं आप ही से सवाल करूंगा, बताइए प्लैनेट की सबसे ज्यादा स्पीड कहां होती है, पेरिजी पे। मैंने क्या पूछा, सबसे ज्यादा स्पीड है, बराबर, सबसे ज्यादा स्पीड पेरिजी, और सबसे कम स्पीड कहां होती है, एपोजी। तो अगर पेरिजी पे स्पीड सबसे ज्यादा है तो लीनियर मोमेंटम भी सबसे ज्यादा होगा, है ना, और एपोजी पे सबसे स्पीड सबसे कम है तो लीनियर मोमेंटम भी सबसे कम होगा। अब आप सोचे होंगे सर आपने वो मैग्नीट्यूड में क्यों लिए, वेक्टर फॉर्म में क्यों नहीं लिए। बेटा बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि जब प्लैनेट ऐसा सा गोल घूमेगा, जब वो पेरिजी पे होगा तो उसकी लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन ऐसा होगा, है ना, और इधर ऐसा होगा। तो फिर बोले सर एंगुलर मोमेंटम का भी वैसे ही होता होगा। नहीं बेटा, जब कोई चीज़ ऐसा रोटेट करती है तो उसके एंगुलर मोमेंटम बाय राइट हैंड रूल ऊपर से दिया जाता है। तो जो प्लैनेट है कहीं पे भी हो वो ऐसा ही घूम रहा ना, तो अगर आप r क्रॉस v करोगे तो हमेशा ऊपर ही आएगा। इसीलिए वेक्टर फॉर्म में आप कह सकते हैं कि वेक्टर एल कांस्टेंट है, मगर लीनियर मोमेंटम आप कांस्टेंट नहीं बोल सकते। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम आ गया, सॉरी कांस्टेंट नहीं, सॉरी माय मिस्टेक। तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई आपका जो लीनियर मोमेंटम है उसका जो वैल्यू है वो सेम आएगा, क्योंकि डायरेक्शन उसका अलग अलग होता है। और सिर्फ डायरेक्शन की बात नहीं है, ये वेलोसिटी वैल्यूज भी अलग अलग होती है। अगर हम कहेंगे कि एपोजी पे आपका लीनियर मोमेंटम सबसे कम होता है और पेरिजी पे उसका लीनियर मोमेंटम सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि स्पीड सबसे ज्यादा होती है। अच्छा, और कौन सी चीज है जो मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, ढूंढो। और कौन सी चीज है जो मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, सोचो। मास और वेलोसिटी पे डिपेंड कर, उसके इक्वेशन में मास और वेलोसिटी आता है, सोचो, सिर्फ मास और वेलोसिटी ढूंढो। एक चीज है जो तो बहुत आसानी से जानते तुम, बहुत आसान सी चीज है,
सर्च करो। सेंटीमीटर फोर्स, मास आ गया, डिस्टेंस भी आ गया ना उसमें, मगर सिर्फ मास और वेलोसिटी आना चाहिए। ये भी हो गया, ये भी हो गया, बस ये बचा हुआ है और फिर थर्ड लॉ है। हाँ बोलो। फोर्स नहीं, बोलो ऐसी कौन सी चीज है जो सिर्फ मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है? मोमेंटम तो हो गया ना, ये क्या है? अभी इसके रिलेशन देख लिए ना अपन ने। एक और चीज है काइनेटिक एनर्जी, हाफ ऑफ mv स्क्वायर। तो तुम इतने आराम से बोलेंगे तो कहां, जरा जोर से बोलो ना, है ना? तो बोलते काइनेटिक एनर्जी, अरे तुम ऐसे अपने अंदर बोलेंगे थोड़ी चलेगा यार, जरा बुलंद आवाज में बोलो। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mv स्क्वायर, हाफ कांस्टेंट नंबर है, मास आ गया, वेलोसिटी स्क्वायर आ गया। अब मैं बोलूंगा देखो अगेन, मैं अगर प्लैनेट्स का काइनेटिक एनर्जी कंपेयर करता हूं एट पेरिजी एंड एपोजी, क्या कंपेयर करता हूं? काइनेटिक एनर्जी। तो देखो मास तो हर जगह सेम है, प्लैनेट का मास तो बदलता नहीं, तुम कहीं पे भी हो। तो बचा कौन फिर? स्पीड। तो बोले सबसे ज्यादा स्पीड कहां पर होती है प्लैनेट की? पेरिजी पे, और सबसे कम एपोजी पे। तो जहां सबसे ज्यादा स्पीड वहां सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। तो फिर मैं बोलूंगा देखो भैया, ये काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी ना एट एपोजी, ये सबसे कम रहेगी, और सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी आपकी? पेरिजी। आई बात समझ में आपको? तो ये हमारा इन डिटेल आपका एनालिसिस हो गया किस बारे में? आपके केप्लर्स सेकंड लॉ के बारे में। चलिए लिखिए फटाफट, फिर हम बढ़ने वाले हैं केप्लर्स थर्ड लॉ पे। बी फास्ट। तो देखो अब केप्लर्स थर्ड लॉ, जिसको लॉ ऑफ पीरियड कहा जाता है। केप्लर्स थर्ड लॉ, लॉ ऑफ पीरियड। तो लॉ ऑफ पीरियड क्या कहता है? ये कहता है स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट around the sun is directly proportional to cube of average distance of sun from planet, cube of average distance of sun from planet, in a t square is directly proportional to r cube. t square is directly proportional to r cube, जहां पे r is equals to ra plus rp divided by 2, यानी डिस्टेंस ऑफ एपोजी जो सबसे बड़ा डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ऑफ पेरिजी जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है, उसका एवरेज। एक बात बताऊं, ये जो वैल्यू आती है ना अप्रोक्सीमेशन में सेमी मेजर एक्सिस के बराबर आती है, अप्रोक्सीमेशन में सेमी मेजर एक्सिस के बराबर आती है। तो इसी कारण से इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। और एनसीईआरटी में ये जो है ना, आपको यही बात बोला गया है कि स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो इसीलिए ये याद रखना, एनसीईआरटी में ये वाला यूज किया गया है। आया समझ में? मगर एक्चुअल में वो एवरेज डिस्टेंस बोलना चाहिए। अब देखो यहां पे एक नोट करके मैं बताना चाहूंगा, इसेंट्रिसिटी करके आएगा आपका कॉन्सेप्ट। इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी जिसको आप स्मॉल ई से बताते हैं, इसेंट्रिसिटी, तो इसको कहेंगे इट इज अ numerical value, is a numerical value which represents the nature of ellipse, the nature of ellipse, ellipse, and can be calculated as, and
कैन बी कैलकुलेटेड एज, और उसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, ई इक्वल्स टू सी बाय ए, ई इक्वल्स टू सी बाय। अब ये सी क्या है, ए क्या है? मान लो ये सन है, ये पेरिजी डिस्टेंस है, ये एपोजी डिस्टेंस है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको मालूम है, ये आर पी, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर ए। ये हमारा सेंटर है, इलिप्स का सेंटर है, फोकस नहीं, क्या है, सेंटर है। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आपको मालूम है, ये क्या कहलाता है, सेमी मेजर एक्सिस, और ये होता है सेमी माइनर एक्सिस। उससे काम नहीं है, माइनर एक्सिस का कोई काम नहीं है। हाँ, तो देखो ये जो डिस्टेंस आपको नजर आएगा यहां पे, ये इसको मैं सी से रिप्रेजेंट करूंगा। तो ये सी क्या है? इट इज द डिस्टेंस ऑफ फोकस ऑफ इलिप्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ इलिप्स। इलिप्स का फोकस सेंटर से कितना दूर है, उसका डिस्टेंस, उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, अगर कोई इलिप्स बहुत ज्यादा चपटा है, कोई इलिप्स बहुत ज्यादा चपटा है, तो सी की वैल्यू ज्यादा रहेगी, है ना? तो सी की वैल्यू ज्यादा रहेगी, तो किसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी? ई की, इसेंट्रिसिटी। अगर मैं कहूंगा कि भाई इलिप्स कम चपटा है, तो सी की वैल्यू छोटी रहेगी, तो सी की वैल्यू छोटी रहेगी तो इसेंट्रिसिटी भी छोटा रहेगा। और अगर कोई इलिप्स नहीं सर्कल है, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो, तो ई की वैल्यू क्या रहेगी? जीरो, है ना? तो ये बताता है कि इसेंट्रिसिटी किस हद तक के आपके सर्कल से थोड़ा दूर बोलेंगे, इलिप्स कितना चपटा है ये बताए, ठीक है? तो ये याद रखना, हमको अगला जो टॉपिक पढ़ना है कल, इसमें ये कॉन्सेप्ट का यूज आने वाला है, इन डिटेल पूरा मैं बताने वाला हूं सब चीजों को, ठीक है? लिख लो, जो भी अगला लेक्चर जब भी होगा